नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग सेट 2 का डिस्कशन में बैठे हैं आज, और हम आपको बता दें कि सेट 1 का डिस्कशन हो चुका है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। सेट 2 का डिस्कशन आज होना है और यह भी एक लाजवाब सेट होने वाला है और डिस्कशन तो उसका और भी दमदार होने वाला है। आप जानते हैं कि सवाल पहली बात तक कि ओरिजिनल प्रीवियस पेपर है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी बता दिया आपको। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसका डिस्कशन भी पूरे और पूरे प्रीवियस के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस बार एलपी जो भी है, ग्रुप डी है, एसएससी का भी कोई एग्जाम है, तो साइंस का इस डिस्कशन से आपका काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत एसएससी का लेवल जो होता है ऊपर होता है, हम इस बात को मानते हैं, तो उस लेवल का बातें पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए और रेलवे ड्राइवर पोस्ट के लिए तो ये पूरी तरह से सफिशिएंट क्लास होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल को देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। सवाल को एक बार गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में भी हम लोग धोखा खा जाते हैं। सवाल बोला है कि कौन सा उदाहरण नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है? कौन सा उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण नहीं वाला खोजना है, जबकि उदाहरण है उसको एलिमिनेट करके हटा देना है। चलिए आइए सवाल नंबर पहला का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बात करते हैं। आप देखिएगा तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। यदि आप रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर लीजिएगा, और यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है। तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ए आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स होता क्या है? इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। इसमें कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन जुटता है, O2 का जुटना, O2 का जुटना। और रिडक्शन क्या होता है? O2 का हटना। एकदम अपने लैंग्वेज में पढ़िए। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का हटना, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का जुटना। इतनी बातें समझ गए? जब O2 जुटेगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा? O2 बढ़ेगा। जब जुट रहा है तो बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? O2 घट जाएगा। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसमें कमेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? कम जाएगा। और इसमें क्या होगा? तो इसमें हाइड्रोजन जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बात और बता देते हैं कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कमता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये आपको बढ़ जाता है और इसका कम जाता है। तो हम कहीं लिख दे, पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आयुष क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें यहां ही लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक दिख रहा है क्या? इंक नहीं दिख रहा है? ये तो पूरे मिट जाएगा ना, हमको इतना ही मिटाना है। ये दिखेगा? विद्युत
ऋणात्मकता ये इसमें बढ़ जाएगा, जबकि इसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता कम जाएगा। इतना बात है, अगर आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया का याद है, और यह अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो इन सब बातों को अगर आप जानते हैं तो इस सवाल को एलिमिनेट तुरंत कर लीजिएगा ऑप्शन, और आप सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। यदि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। हम आपके सामने से हट जाते हैं, और हट जाते हैं तो आप ये नहीं समझिएगा कि आंसर देखने चल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, बिल्कुल आंसर देख कर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हट जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कम जगह है, और आप भी, आपको पैनल पर से हमको हटना पड़ता ताकि आप नोट कर सके। हम आपको बता देते हैं, ऑफलाइन में कभी आप हमसे आकर मिलिए, बिल्कुल हम देख के नहीं पढ़ाते हैं। हम उतना तैयारी करके वहाँ से निकलते हैं कि हमको बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन देना है, कितना देना है, और जितना जानते हैं उतना ही पढ़ाते हैं। जरूरत नहीं है ज़्यादा जानकारी बताने का। अपने आप को जो है हम सरस्वती माता का वरदान नहीं मानते हैं, बस जितना आता है उतना आपको बताते हैं, उतना में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। जितना हम बताते हैं उतना में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, साइंस पकड़ा जाता है बस। और हमें उतना ही भी तो जरूरत है, ज्यादा लेके क्या करेंगे, हमको महाज्ञानी बनना है क्या। चलिए आइए अब इसमें थोड़ा सा आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिंक है, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेकिन जैसी अभिक्रिया होता है तो जिंक से ऑक्सीजन हट जाता है। जिंक से जैसी ऑक्सीजन हटा है तो हम बोले थे कि ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन O2 का हटना रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगा रिडक्शन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। यहाँ देखिएगा तो मैग्नीज में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और केवल रिडक्शन अभिक्रिया नहीं हो रहा है, जब भी होगा तो रिडक्शन अगर हुआ होगा तो ऑक्सीडेशन भी जरूर हुआ होगा, साथ ही साथ प्रक्रिया चलता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा तो सोडियम के साथ जो है यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गया। इसका ये मतलब है कि ये तीनों अभिक्रिया आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया है। इसका ये मतलब है कि आंसर क्या जाने वाला है, 4 नंबर। आंसर क्या जाने वाला है, 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम आपको एक बात और बता देते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया को थोड़ा सा गौर से देखिए कि इस अभिक्रिया में क्या है। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे या लिख लिए होंगे। चलिए इस अभिक्रिया में देखिए, तो ये अभिक्रिया में क्या है, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। नहीं, आप देख सकते हैं कि AgCl ये दोनों एक साथ अभिक्रिया कर लेता है, और NaNO3, और ऐसा अभिक्रिया का रूप जो होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ रिएक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं, अच्छा रहेगा मेरे समझ से। तो इसका आंसर क्या होगा, ए कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता देते हैं, ये सब मिटा के पूरा साफ कर देते हैं। देखिए एक होता है अभिक्रिया, होता क्या है, सबसे पहले बात है कि अभिक्रिया होता क्या है। अभिक्रिया क्या है कि इसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है और यह अपना रूप बदल के एक उत्पाद बनाता है। कुछ रिएक्शन होता है, उसमें रासायनिक कुछ प्रक्रिया होता है और उससे क्या करता है, वो एक उत्पाद बना लेता है, और उस उत्पाद का जो गुण होता है अभिकारक के गुण से थोड़ा सा अलग होता है। यही तो अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पहला आएगा संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसमें मान लेते हैं कि कोई ए है, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है ऐड, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ए है, इसमें हम बी को जोड़ देते हैं, तब एक रिजल्ट जो बनेगा ये सी प्लस डी के रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा? सी प्लस डी के रूप में। इसी प्रकार से एक होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसमें भी क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि दो तत्व होता है, मान लेते कि दो तत्व में मिला हुआ है, जब ये टूटता है तो इसका उत्पाद जो है अलग अलग बनता है, ए प्लस बी के फॉर्म में बन जाता है, अलग अलग बनता है। तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें कोई ताकतवर एलिमेंट जो है अपने से पहले वाले को बैठा के उसके जगह पर अपना उपस्थिति दर्ज करा लेता है। इसमें क्या होता है, कोई ताकतवर अभिक्रिया मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे एलिमेंट पर अपना अधिकार जमा लेता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो सिंपल कि CuSO4 और इसको अभिक्रिया करा देंगे एल्युमिनियम से, क्योंकि जिंक से करा देते हैं। जिंक जो है, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक के साथ SO4 चला जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। आप गांव देहात में देखते होंगे ना, प्यार मोहब्बत में ऐसा ही होता है। एक लड़की किसी लड़का से प्यार करता है, अगर वह लड़का गरीब निकला तो उस लड़की को कोई दूसरा लड़का जो थोड़ा सा उससे ज्यादा पैसा उसा वाला है, उसको थोड़ा बहुत मतलब जो है भाव देने लगा, तो लड़की जो है उस गरीब बच्चे को छोड़कर उस बच्चे के साथ चला जाएगा जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास है, थोड़ा बहुत केयर करता है, नॉलेजेबल है, और उसके पास थोड़ा सा सुंदरता है, उसके तरफ वो भाग जाता है। तो वही यहाँ होता है, विस्थापन अभिक्रिया में भी यही होता है। कोई दूसरा के बदला एक कमजोर पड़ गया जिंक के तुलना में, तो जिंक क्या करता है, इसके जगह पर बैठ जाता है और SO4 के जिंक लेकर चला जाता है, और कॉपर बेचारा जो है अकेले हाथ मलते रहता है। ठीक है, चलिए अब एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक लेके दूसरे को जाता है तो दूसरा पहला को लेके चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें मान लीजिए कि A प्लस बी है, A प्लस बी है, और ये दो है, AB है, अब प्लस में CD है। तो ये क्या करेगा, ये पहले B के साथ था, लेकिन B इसको पसंद नहीं है क्योंकि B से ज्यादा सुंदर C है, तो A C को लेके चला जाएगा। अब बेचारा B अकेले अकेले रहेगा, C के साथ D था तो D भी तो अकेले हो गया, तो CO सोचेगा चलो हम D के साथ चल जाते हैं। तो ये क्या करेगा, B जो है D के साथ चला जाएगा। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसके चक्कर में ही पड़ गया और इसके चक्कर में ये पड़ गया, तो दोनों का हो गया छुट्टी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया ए है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा आपको जानना था रिएक्शन में। अब हम आपको सवाल नंबर 2 पर लेकर चलते हैं, क्योंकि एक सवाल को इतना ज्यादा डिटेल्ड करना थोड़ा सा जो है समय का चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या क्या है? पहली बात तो पकड़िए, कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन का संकेत होता है C, एकदम एक के अक्षर का होता है C। कितना अक्षर का? एक अक्षर, ये है एक अक्षर कार्बन। इसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो 6 है ये आपको क्या क्या दिखा रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और परमाणु संख्या। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये तीन चीज बता रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु की संख्या। और ये जो 12 दिख रहा है ये आपको द्रव्यमान संख्या बता रहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि नहीं हमको न्यूट्रॉन चाहिए इसमें, तो न्यूट्रॉन आप लोग कैसे बताइएगा? तो न्यूट्रॉन का क्या कीजिएगा, द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या, चाहे परमाणु संख्या को घटा लीजिएगा। जैसे द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो द्रव्यमान संख्या कितना था, 12, परमाणु संख्या था 6, तो बच गया अपने पास कितना, 6। अभी शांत रहिए। आज जो है कार्बन के बारे में आप विशेषकर अच्छा तरह से जान लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कार्बन को जानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p6। आप लोग देख सकते हैं कि इसके कोषों की संख्या कितना आया, 2। तो इसका आंसर तो यहां से निकल गया, कोषों की संख्या कितना आया, 2। ये सब कैसे बनता है, ये अफबाउ के सिद्धांत में बनता है। इस इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अफबाउ के सिद्धांत पे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एस पी डी एफ, 4 को सब सेल होता है, उपकक्षा होता है। इसको क्या बोलते हैं, उपकक्षा। ये सब सेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं हम लोग, इसमें 6, यानी 4 ज्यादा। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि पहली उपकक्षा से दूसरी उपकक्षा में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो 4 बढ़ता है। देखिए ना, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, इसमें आता है 10। फिर देखिए 4 जुटा, अरे बोलो ना, देखिए 10 से आएगा 14, 4 जोड़ दीजिए, आ गया 14। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कि एसपीडीएफ में 2, 6, 10, 14 का जो है सेलों को भरना होता है। तो आप पी में 6 तक तो भर सकते हैं, लेकिन हम तो भरे 2 को, क्योंकि 2 को भरे तो हमारा काम हो गया। कार्बन का 6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 भरे काम हो गया। तो दूसरा जो है उपकक्षा में हम लोग चल गए थे। चलिए अब कार्बन के बारे में और बता देते हैं कि कार्बन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक में है, पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन कौन सी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। इसको याद रखिएगा हमेशा। कार्बन आवर्त 3 और वर्ग 4 में है, आवर्त 3 और वर्ग 4 में। चलिए कार्बन के बारे में बता दे कि कार्बन जो होता है, कार्बन ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के साथ काम करता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीनों के साथ क्या करता है, काम करता है। तो इतनी बात तो आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और हमको बताना है, जगह नहीं है, चलो फिर भी यहां बता देते हैं। कलर चेंज कर देंगे तो आप लोग जो है ध्यान में इस बात को रखोगे। KLMN, इसको भी भरने आप लोगों को आ रहा होगा। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। ठीक है, ये सब सेल भरने का तरीका है। ये सब सेल भरने का तरीका, ये सेल भरने का तरीका है। अब थोड़ा सा और जानकारी देना है हमको, इसलिए एक नया पेज लेते हैं और कार्बन के अपरूप के बारे में बताते हैं। कार्बन के यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए। कार्बन के 2 अपरूप है, एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय।
देखिए क्रिस्टलीय प्रूफ क्या होता है, अक्रिस्टलीय प्रूफ क्या होता है, इसका डायरेक्ट उदाहरण समझिए। क्रिस्टलीय प्रूफ क्या होता है और क्रिस्टलीय प्रूफ क्या होता है, इसका डायरेक्ट जो है उदाहरण समझिए। इससे आपको क्या होगा कि यहां से ही सवाल ज्यादातर बने, सबसे ज्यादा सवाल जो है यहां से ही बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय प्रूफ की बात करेगा तो हीरा, ग्रेफाइट, आप लोग सुने होंगे इसका नाम, बहुत बदनामे है। और ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक होता है, और हीरा दुनिया का सबसे कठोर तत्व है, दुनिया का सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व। उसके बाद हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। यह 24 डिग्री के एंगल पर जब हम लोग रखेंगे तब सबसे अधिक चमक देता है। ठीक है, तो ये हीरा के बारे में था। ग्रेफाइट के बारे में बता दे कि विद्युत पेंसिल में ग्रेफाइट रखा जाता है, विद्युत पेंसिल, इसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की मात्रा जितना बढ़ाइएगा पेंसिल का कठोरता, ध्यान से रुक जाइए अभी, ग्रेफाइट की मात्रा जितना बढ़ाइएगा पेंसिल में उतना ही अधिक क्या आएगा, आप लोग बताओ। ग्रेफाइट की मात्रा बढ़ाने पर पेंसिल का क्या होगा, कठोरता आएगा। क्या आएगा, विद्युत पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट की मात्रा जितना बढ़ाएंगे पेंसिल उतना ही कठोर, पेंसिल उतना ही कठोर होगा। ये सब बातें अगर आपके जानकारी में है तो ये तो अच्छी बात है। और ग्राफीन, क्या है, ग्राफीन, ये सब जो है क्रिस्टलीय प्रूफ है। क्या है, क्रिस्टलीय प्रूफ। फुलेरिन के बारे में एक चीज और हम आप भूल गए, अरे बाप रे, गिराओगे कारे। फुलेरिन क्या है, फुलेरिन, फुलेरिन क्या होता है, इसका आकार जानिए, एक कार्बन 16 होता है, इसका आकार जो होता है फुटबॉल का आकार का होता है। आकार कैसा होता है, फुटबॉल, आकार कैसा होता है, फुटबॉल के आकार का होता है। तो ये तो हो गया क्रिस्टलीय। अब आइए अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय में आपको मिलेगा कोयला। क्या मिलेगा, कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। आपको बता दें एंथ्रासाइट जो होता है उत्तम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है। और लिग्नाइट तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है। यह सवाल पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में, पूछा हुआ है कि लिग्नाइट कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है भारत में, तो तमिलनाडु में। एंथ्रासाइट भी पूछा हुआ है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट। बिटुमिनस में जो है कार्बन का प्रतिशत अच्छा होता है, और बिटुमिनस उपयोगी कोयला होता है। उपयोगी कोयला जो हम लोग उपयोग करते हैं कोयला का, ये बिटुमिनस कोयला होता है, क्योंकि इसमें उतना कार्बन होता है जिससे हम लोग इसका तापमान जो है प्राप्त कर सके। और पीट जो कोयला होता है ये चारकोल उत्पन्न करता है। क्या करता है, चारकोल उत्पन्न करता है। तो कोयला के बारे में जान लीजिए। अब आइए कोक, कोयला हो गया कोकिया। ये सब जो है आपको कोयला का जो है अलग अलग प्रकार है। तो इतना बात है, अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो अपने जानकारी में इसको ऐड कीजिए, क्योंकि जब सेट नंबर 3 हम कराएंगे तो आपको ये जानकारी अब नहीं देंगे। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो इसमें फिर अगला कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। एक ही चीज देखिए, 30 सेट कराएंगे तो 30 सेट में
हर सेट का डिस्कशन का लेवल धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हाई करते चल जाएंगे। तो आज एक सेकंड सेट है, तो आप सोचिएगा कि ये तो हम जानते थे, वही सब बातें लिखा रहा है। मान लेते हैं हम भी इस बात को मानते हैं कि आपके जानकारी के अंदर जो है वो चीजें हम आपको लिखाए हैं ताकि ये आपको रिकॉल हो जाए। लेकिन आगे जब इससे संबंधित सवाल आएगा तो फिर हम लेवल को ऊंचा करेंगे और लिखाते चले जाएंगे। हम कैसे माने कि ये आपको आता है, हम कैसे मान ले कि आपको आता है? इसलिए हमें तो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमको डे बाय डे अपने लेवल को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो क्षमा चाहते हैं जो लोगों को आता है वो लोग क्लास को छोड़िए और कोई ओरिएंटेड चीज जो आपको नहीं आता है उसे बैठकर पढ़िए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे पढ़िए और इसे नोट करते चलिए, क्योंकि धीरे धीरे हम अपना स्तर क्या करेंगे, ऊंचा करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और है एग्जाम्पल में काजल, याद रखिएगा, तेरी आंखों का वो काजल, ये गाना था ना हरियाणवी में, बहुत फेमस हुआ था गांव देहात में। तेरी आंखों का यो काजल, कैसे कैसे था उतना तो हमको पता भी नहीं है ना। हम गाना सुनते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमको याद नहीं रहता। जब मार्केट में बजता है तो चलते रहते हैं तो सुनते हैं, हमें याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिसका हम मतलब निकालने बैठ जाते हैं, है ना। तो यही हम में समस्या है, और आप लोग भी निकालते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मंदबुद्धि है, गाना सुनते हैं मतलब नहीं निकालते, सब निकालता है। बस अंदर से जो है इंसान जो है धूर्त होता है, ऊपर से शरीफ बनता है ना। चलिए, और जो दिखा देता है वो बोलना ही नहीं कुछ। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, आपके जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। उसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। कार्बन के बारे में बता दे एक चीज और, कार्बन का जो है लंबी श्रृंखला चेन बना सकती है। यह लंबी श्रृंखला चेन बना सकती है। यह क्या कर सकती है, लंबी श्रृंखला चेन बना सकती है। याद रखिए, क्यों बना सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको पीछे हम बताए थे कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों काम करता है। एकदम जो है ये अगुआ के टाइप का इंसान है ना। और दुनिया के हर ऐसा चीज, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, सब में कार्बन है, सब में कार्बन है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। यहाँ लिखे थे ना कार्बन के बारे में, देखिए। आइए दादा, चलो हो, अच्छा हाँ, यहाँ देख लीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है। आपको हम ये भी बता चुके कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बनता है। ये भी बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बनता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बनता है, इसमें दो सिग्मा और एक पाई बनता है। बताए? चलिए आगे बढ़ जाए। डिस्कशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हल्की हल्की बात बता रहे हैं ना। एक दो सेट और बढ़िए, उसके बाद आपको पता चला सेट हल्का डिस्कशन कराते हैं या हम लेवल लेके जाते हैं। हम आपको क्या बोले, दूसरा सेट है, अभी हम उत्तम उत्तम बातें लिखाने लगेंगे। आप भी कहिएगा यार ये तो हमको समझ में नहीं रहा, क्या लिखा कर चला जाता है, आता है कहीं से किताब में से ढूंढ ढाट के लाता है, छाप के चला जाता है। ऐसा नहीं करेंगे, है ना। पहले लेवल है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं 5 सेट के बाद आप खुद बैठ के कहोगे अरे ये सब बातें हमको नहीं आता था। ये तो सही बात है, जानकारी दिया है हमको, है ना। लेवल हाई कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी थोड़ा सा हमको समय दीजिए, क्योंकि सब आपके तरह होशियार वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, बहुत आराम से कर रहे डिस्कशन। साइक्लोहेक्सेन, बहुत अच्छा सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल आया है अपने झोली में, बहुत अच्छा सवाल आया है। साइक्लोहेक्सेन में प्रकार कुल सीसी बंद है और सहसंयोजी बंद होते हैं, सीएच बंद होते हैं, तो कितना होते हैं ये पूछ रहा है आपसे। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जो है ये आपको एल्कीन एल्काइन ग्रुप का सदस्य है, एल्काइन ग्रुप का सदस्य है। और इसका जो है फॉर्मूला होता है CnH2n। ये आपको बता रहे हैं कि किस सदस्य का ये चीजें है, ठीक है।
साइक्लोहेक्सेन एल्कीन होता है जो CnH2n का सदस्य है। दूसरा बात हम आपको बता दें कि साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र होगा C2H6 साइक्लोन है, C6H12 होगा, ये इसका सूत्र होता है। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र जो होता है ये होता है C6H12, ये इसका सूत्र होता है। अब आप फिर आइए कार्बन हाइड्रोजन, आया ना कार्बोहाइड्रोजन। अब इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है कार्बन, ये है कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हुआ। अब सबके साथ बॉन्ड बनाइए। इसका संरचना बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? संरचना बना रहे हैं। संरचना से बहुत सारा सवाल निकलेगा, इसलिए संरचना को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। आप जानते हो कि इसमें हाइड्रोजन है, आप लोग जानते हो कि इसमें हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 2 हाइड्रोजन है। 4 को हो गया, 4 को हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। 6, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, और तो और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। इसमें भी कितने हाइड्रोजन है? अब मिलाइए, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, आया ना? ये इसका सूत्र है, ये इसका क्या है? सूत्र है। अब यहां देखिएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, कार्बन कार्बन के बीच बोल रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच 6 गो सिंगल बॉन्ड है। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखिएगा तो कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 यहाँ 2 2 2 4 6 8 10 12, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना? 12। और टोटल पूछेंगे, अगर हम पूछेंगे टोटल कितना हुआ बाबू, टोटल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना हुआ, तो 12 और 6 18। यही सवाल पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन में CC यानी कार्बन कार्बन कितना, तो कार्बन कार्बन 6, तो कार्बन कार्बन 6, तो 4 वाला ऑप्शन को क्या कीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। कार्बन हाइड्रोजन कितना, तो कार्बन हाइड्रोजन 12, तो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन होना है। आ रहा है बातें समझ में? आप लोग एक बार देख लीजिए, ये सब चीज अगर आपको आ रहा था अच्छी बात है, नहीं आ रहा था सीखिए। देखिए जल्दी, चलिए थोड़ा सा और हम अपने इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और आपको कुछ बातें बताते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड कितना है? 6। सिंगल बॉन्ड कितना है? 100। अगर 6 सिंगल बॉन्ड है तो इसमें बताइए कि सिग्मा कितना होगा, तो 6 गो सिग्मा होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना? 6 सिग्मा होगा। चलिए उस पर हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि ये यहाँ का मैटर नहीं है, ये जो है यहाँ का मैटर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल को देखते हैं क्या है। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में डैश के बराबर होती है। साथियों हम एक बात आपको बता देते हैं, थोड़ा सा गोलीय दर्पण को जान लेते हैं क्या है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक मुश्किल होगा सवाल का आंसर को बताना। गोलीय दर्पण, हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है साथी? 2 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार का होता है साथी? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? तो दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हालांकि दर्पण में एक दर्पण होता है समतल दर्पण भी होता है।
तो इसको लेकर चलेंगे। समतल दर्पण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष तौर पे पढ़ेंगे। हमने पढ़ाया भी है, यहाँ हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। अवतल दर्पण के बारे में बता दें हम आपको कि इसका जो होता है परावर्तक सतह धंसा होता है। परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है। परावर्तक सतह धंसा होता है, पहली बात। अवतल दर्पण के बारे में और बता दे, ये जो है अवतल दर्पण, दर्पण सूत्र आप लोगों को तो पता होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के बारे में और बताते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक ना। उत्तल दर्पण के बारे में, ये इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो वाहन यानी गाड़ी के साइड मिरर में। देखो इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि आभासी इसको कहिए। और कल्पना हमेशा हम लोग क्या ऐसा करते हैं? बड़ा और सीधा। तो बड़ा और सीधा बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और समय समय पर काल्पनिक भी बनता है। काल्पनिक एक जगह बनता है इसमें, अभी हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए। अगर जब वास्तविक बनेगा उस समय बनेगा छोटा और सीधा, और काल्पनिक जब बनता है तब बनेगा बड़ा और उल्टा, नहीं सीधा सीधा, बड़ा और सीधा। और यहाँ बनेगा उल्टा। गड़बड़ा रहा है ना? गड़बड़ा जाएगा हमरा रहते, ऐसा होने देंगे? मेरा खेती यही है। हम अपने जीवन काल में जो है यही सब चीज सीखने की है, इसके अलावा हमको कुछ आता होता है भी नहीं। पढ़ना और पढ़ाना यही काम किए अभी तक अपने जीवन काल में। ये एक ऐसा चीज है जिसको हम बहुत दिल लगा, दिल क्या पूरा शरीर लगा के कर लेते हैं। इसमें बहुत मन लगता है, पढ़ने में और पढ़ाने में हमको बहुत मन लगता है शुरुआते से। चलिए, तो वास्तविक है, काल्पनिक है। छोटा अगर वास्तविक बनेगा तो छोटा उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये है अवतल उत्तल दर्पण के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जानकारी बांटते हैं, चिंता मत कीजिए, अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको क्या लगता है छोड़ देंगे? ना, इसका जो है फोकस होता है नेगेटिव। इसका यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, और इसका जो है भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब यह काल्पनिक होगा, जब यह काल्पनिक होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब यह वास्तविक होगा। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आपका तो लिखा हुआ काल्पनिक गलत है। हमारा पता है, तुम लोग बहुत चतुर न है। एक दिन लिख दिए मिस्टेक से कि 2 दिसंबर को एड्स दिवस मनता है, तो कमेंट बॉक्स में तू लोग जो है घिनैले था, काल्पनिक आए। तुम्हारा जो है इतना चतुर हो गया तू लोग कि क्या बताए। चलिए सुधार ही देते हैं ना, तो क्या ठीक है, धो के चाप देगा सर यहाँ के। चलिए काल्पनिक हो गया, अब ठीक ठाक। कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में आके बताओ सर ये तो आप गलत कर दिए। नहीं, उस दिन बोले थे ना, उस दिन हम बहुत थोड़ा सा मतलब जो है नर्वस थे। आइए, एफ है, यू है, भी है, एक चीज है पी। पी मतलब होता है क्षमता, पावर, ये भी नेगेटिव होता है। आवर्धन इसका मैग्निफिकेशन, ये भी नेगेटिव होगा। और कुछ बच रहा है क्या? त्रिज्या कभी नहीं, त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसी चीज को अब यहाँ उल्टा लेकर आइए। उत्तल दर्पण में इसी चीज को क्या कीजिए, उल्टा लेकर आइए।
बहुत लोग इसका चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं, दर्पण के ओ पार, दर्पण के ए पार, तो कभी ओ पार कभी ए पार, क्या करते हो पार ए पार, बस इतना देखो ना, हो गया। आपको केवल 4-5 बातें याद रखना है, बात खत्म है। तो दर्पण के ओ पार, दर्पण के दाहिना, दर्पण के बाया, दाहिने बाया में कोई धक्का लग जाएगा और लग ही जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में ना पता चलता है कि दाया कने बाया कने गया, दर्पण के प्रतिबिंब बना कने, वस्तु रखे कने, लगता है धक्का सरिया के जब आंसर की में मिलता है, बाप रे बाप, गलत हो गया। अरे हम तो बहुत अच्छा से सीख लिए दाया बाया, दाया बाया में घुस जाते हैं आप लोग, समझे। तो दाया बाया के चक्कर में नहीं रहिए, डायरेक्ट इसे तो इसके चक्कर में रहिए, क्या कि ये जो है रामबाण है ना, एकदम चना अमृत अमृत की तरह काम करेगा। चलिए आइए फिर से इधर देखिए, फोकस पॉजिटिव और यू और भी तो आपको बता चुके हैं। फोकस क्या है, नेगेटिव, और यू क्या, हमेशा नेगेटिव, और भी क्या, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। बस यहां अंतर हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा। अंतर क्या होगा, सेम टू सेम बात रहेगा। पावर पॉजिटिव, देखो फोकस नेगेटिव नहीं, फोकस पॉजिटिव, इसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा ज्यादातर, ठीक है। आवर्धन पॉजिटिव, त्रिज्या पॉजिटिव, और कुछ बच रहा है तो पॉजिटिव, उत्तल में पॉजिटिव, अवतल में नेगेटिव, यू दोनों में नेगेटिव, बात खत्म है। चलिए अब तो इतना बातें तो हो गया, लेकिन आंसर नहीं है यार दादा रे दादा, क्या करे, कहानी तो इतना बड़ा पढ़ा दिए, सवाल का जो है जवाब तो मिला नहीं। गुरुजी आप क्या करियो, हम बताते हैं क्या करेंगे जो आंसर आ जाएगा। ये आपका था दर्पण से बेसिक इंफॉर्मेशन, ये दर्पण का बेसिक इंफॉर्मेशन था। इतना बातें आपको दर्पण में जाननी जरूरी है, यहाँ से छोटा छोटा टूटा टूटा सवाल आते रहता है कंपटीशन के दुनिया में। हालांकि जब बड़ा सवाल आएगा तो आप चिंता ना कीजिए, समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो पढ़ाते तो वो क्या होता है मन में तो भरास बहुत तगड़ा है। आइए एक नया पेज लेते हैं और थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। आइए हम क्या बोल रहे थे, क्या सीख रहे थे, हाँ उत्तल दर्पण, इसको पेंट कीजिए पीछे से, सदा भवानी दाहिने, हमेशा दाहिने से दर्पण को पेंट करे, हमेशा दाहिने से दर्पण को क्या करे, पेंट करे। चलिए पेंट कर दिए बाबू। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल, इसका मतलब होता है ध्रुव। तो ये क्या करता है, ध्रुव क्या होता है, यह सेंटर से होकर गुजरता है, कहां से, सेंटर से होकर गुजरता है, कहां से, सेंटर से होकर गुजरता है, किस होकर गुजरता है, सेंटर से, गुजार दिए। चलिए इसको भी गुजार ही दिए। आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अब कुछ अच्छा कलर देखते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बातें खत्म है। ये दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये में व्हाइट दिखेगा ना, हो ब्लैक तो और नहीं दिखेगा। ये ध्रुव है, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका केंद्र हो गया। आपको बता दे ध्रुव से फोकस तक का जो दूरी होता है, ये जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये कैपिटल एफ है, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव से सेंटर तक की जो दूरी होता है, ए वाला, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। और इसको त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो यहां से देखिएगा गौर से, तो ए भी फोकस का क्या है, उल्टा है, यहां तक भी फोकस है। इसका मतलब है कि आर तक जाने के लिए, आर तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए पहले एक बार एफ कूदना पड़ेगा, फिर एक बार एफ कूदना पड़ेगा। तो एफ प्लस एफ यानी आर बराबर होगा 2f। यानी हम लिख सकते हैं एफ बराबर में r/2, एफ बराबर में r/2। एक चीज, अब यहां से सवाल का जवाब आ गया होगा, यहां से सवाल का जवाब आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, सवाल पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसके फोकस दूरी के पदों में क्या है,
तो अभी देख लीजिए ना भैया क्या जाता है। देखिए क्या है, क्या है, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना है। अरे दुगना नहीं है, ये दुगना नहीं है, दिख रहा है ना जी, दुगना है। हम लोग लिख सकते हैं कि दुगना है, हम लोग ना कह देंगे। हाँ कितना लेकर मार देगा, अधिया है। क्या कि अधियाबो जो है आपका इंतजार कर रहा है बैठ के कि है तुम्हारे पास बुद्धि, तो बताओ दुगना है कि अधिया है। और तुम कहोगे हाँ घेरे थे तो ऐसे ऐसे एकरा, लेकिन ये यहाँ नहीं है, यहाँ बोला है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होता है आर। इसकी फोकस दूरी के पदों में, तो इसकी फोकस दूरी के पदों में क्या है, तो दुगना है। क्या है, दुगना है। तो अब यहाँ से हम लाए थे फोकस बराबर जो है r/2, लेकिन ये मामला जो है नहीं पूछा गया है। पूछा गया है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी के पदों में क्या है। तो आपको कुंडली मार के बैठल है गलत करवाने के लिए, आवा ना निकल ही जाएंगे। हाँ आवा ना निकल ही जाएंगे f/2। बचाएगा कौन, 2f, बचाएगा कौन 2f। तो इसलिए 2f सही है, f/2 जो है यहाँ गलत है। एक चीज और हमको सिखाना है जो अब भी हम आपको सिखाइए के जाएंगे। आइए नया पेज पर आते हैं, नया पेज पर आते हैं और सिखाते हैं। देखिए कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये बातें हम आपको कितना बार सिखाए हैं, एक बार और सिखा देते हैं। करत करत अभ्यास को जरमती हो तो सुजान, अब पत्थर जाते काट के सर पर पड़त निशान ना हो। तो हम लोग जो है डेली डेली एक ही चीज को अभ्यास करेंगे तो यकीनन सीख जाएंगे, यकीनन सीख ही जाएंगे। इसको ज्यादा लमड़ाने की जरूरत नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं, लमड़ा ओकरे खाली। चलिए अब यहाँ क्या था, फोकस, यहाँ क्या था वक्ता केंद्र, और यहाँ लेते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत। यहाँ क्या लेते हैं, अनंत। देखिए जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आयुष बताना कि कौन सा कलर यूज करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। रेड 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 ठीक रहेगा, ब्लैक पर दिख रहा है, थोड़ा सा क्या दिखाता हो। चलिए तो हम अनंत पर कोई वस्तु को रखेंगे, यानी कि इसको कहिए एक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, फोकस पर, एक का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके बीच में। कहाँ बनेगा, इसके बीच में। अगर हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र पर बनेगा। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, तब जो प्रतिबिंब है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब प्रतिबिंब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, यानी कि क्या नंबर पे, 5 नंबर पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा, अनंत पे। और तो और जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तब अपना प्रतिबिंब इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं दर्पण के पीछे या दर्पण के परे, यहाँ लिखेगा दर्पण के पीछे, इसको कहते हैं दर्पण के पीछे, और नहीं तो कभी कभी कह देता है दर्पण के परे, दर्पण के परे। अच्छा परे का मतलब होता है बाद में, इस परे का मतलब होता है बाद में। कभी कभी हिंदी के कारण जो है कभी कभी सवाल जो है गलत हो जाता है, हिंदी की वजह से गलत हो जाता है। जैसे कहेगा कोई वस्तु को वक्ता केंद्र के परे रखा हुआ है, तो वक्ता केंद्र के परे रखा हुआ ये नहीं बोलेगा कि अनंत के बीच में, बोलेगा वक्ता केंद्र के परे रखा हुआ है, तो परे का मतलब तो वक्ता केंद्र के बाद में। और ये तो बात बोले नहीं क्या अनंत के बाद, एक मतलब अनंत के पीछे में, तो वक्ता केंद्र के परे यानी कि वक्ता केंद्र के बाद में। फोकस के परे मतलब फोकस के बाद में, वक्ता केंद्र के बीच में, ऐसा भी मामला आया है। हाँ तुम ही चतुर हो, पूछने वाला तुमसे भी ज्यादा। ओ तो बाप रे, शेयर लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचपन में सब ना खाया है वो तोरा से बहुत ज्यादा होशियार है। तू शेयर लिस्ट 1 2 3 ठीक से नहीं खाया तो तू कहाँ से तेज होगा। और शेयर लिस्ट 1 2 3 4 5 6 8 9 सब खा गया वो। अब वो जो है हाइब्रिड पैदा हुआ है,
तो वो कुछ पूछता है एकदम जमा के, ठीक ना। इसलिए कहते हैं अगर उम्र बचल है तो अभियो से शेयर लिस्ट खाया करो। हाँ, कम से कम जो है 5, 6, 7 तक पूरा लो, अपना अंदर का कसर जो है छोड़ा लो तेजी से, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। देखिए, दर्पण के ए पार सारा वास्तविक बनेगा, टोटल वास्तविक। लेकिन जब वस्तु को हम लोग रखे थे अनंत पर, कोई चीज को अनंत पर रखेंगे, हमरा ले चल के अनंत पर रख दीजिए, आकाश में रख दीजिए, तो काम इतने को दिखेंगे, अरे छोट ना दिखेंगे, दिखबो नहीं करेंगे। देखते हैं हवाई जहाज जमीन पर कितना बड़ा होता है, और जैसे ही आसमान में जाता है छोट हो जाता है। नहीं, इसका यह मतलब है कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वास्तविक बना है तो वास्तविक तो सीधा होता है, वास्तविक तो सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। ये 3 मामला यहाँ आएगा। देखिए, जब वस्तु को हम लोग वक्ता केंद्र पर रखे थे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अब बनेगा वास्तविक लेकिन समान बनेगा। अब वास्तविक है इसलिए उल्टा, ठीक है। और इस दोनों कंडीशन में वास्तविक बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। अब वास्तविक तो उल्टा होता है, और दर्पण के पीछे जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा। उसके बाद कल्पना हमेशा कैसा करते हैं? सीधा। नहीं, हम लोग हमेशा सोचते हैं हे भगवान आज हमारा सोनाक्षी सिन्हा से भेंट हो जाए, हे भगवान हमारा जिंदगी में कैटरीना कैफ जैसा लड़की मिले। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? कल्पना हमेशा पॉजिटिव करते हैं। कल्पना कैसा करते हैं? पॉजिटिव। हे भगवान आज 2 वरदान दे दीजिए, 1 करोड़ रुपया का लॉटरी लग जाना चाहिए, और एगो हेमा मालिनी जैसा मेहरारू मिल जाएगी चाहिए ना। तो कल्पना हमेशा बड़ा बड़ा करते हो, तुम छोटा नहीं करते हो। कभी कल्पना किए हो हे भगवान आई हमरा आए या कोई 2 जत्तू मार के चल जाए, ऐसा किए हो क्या? कभी नहीं करते हो, है कि नहीं। इसका ये मतलब है काल्पनिक सीधा, और कल्पना हमेशा कैसा करेंगे? बड़ा करेंगे। तो इन बातों को याद रखिएगा। तो यहाँ से लमसम तो 20 सवाल निकलेंगे। तुमको लगता है 6 निकला है? नहीं, यहाँ से 20 सवाल निकलेगा। कितना सवाल निकलेगा? 20 से भी ऊपर, 20 से भी ऊपर सवाल निकलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको रिवीजन में रखिएगा। क्या रखिएगा? रिवीजन में रखिएगा। आपके लिए ये भली भांति जो है अच्छा काम करने वाला है। चलिए, बढ़ जाए आगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा ना। आगे बढ़ जाए। सवाल नंबर अगला बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, फिगर कहीं और है और सवाल कहीं और है। ये सवाल है। चलिए, ये भी सवाल लाजवाब है। इस बार का सबसे बेहतरीन भी मानिए तो एकदम गजब कॉन्सेप्ट है इसका। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको देखते हैं। एक ही नोट लिख दो, डायरेक्टेड नोट लिखो, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ कौन सा है? आई है। यहाँ क्या है? आई है। यहाँ क्या है? आई है। और यहाँ क्या है? भी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आई भी ग्राफ पूछ ले, क्या पूछे? आई भी ग्राफ, आई भी, यानी धारा और वोल्टेज का ग्राफ पूछेगा तब क्या होगा, और अगर वी आई ग्राफ पूछेगा तब क्या होगा। ये 2 बात तो सीखना ही है हम लोगों को। अगर आई भी ग्राफ पूछेगा तो याद रखिएगा कि ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। और वी आई ग्राफ में क्या होगा? ढाल घटेगा। ढाल मतलब स्लोप, याद रखिएगा, स्लोप। हाँ, इंग्लिश में ना तू सब पढ़ के आया है। स्लोप, स्लोप, स्लोप यानी ढाल। ढाल घटेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। बस बात खत्म है, मैटर खत्म है। हम लोगों से आई भी पूछा है, आई भू, अब भी जो सवाल पूछा है वो आई भी पूछा है। देखिए, हम थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि आप ही केवल जो है सब कुछ देख लिए, हमको तो कुछ दिखाया भी नहीं। चलिए देखिए, निम्नांकित चित्र में, तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए है।
निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोध है। एक है R1, हा, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है, हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है R1, गजब है, R1 R2 R3 है, ये R3 है, ये क्या है R1 है, ये 2 है और ये 3 है, रख लेते हैं अपने हिसाब से। चलिए आप देख सकते हैं कि इसका ढाल कम है, इसका ढाल कम है, R2 का ढाल कम है, और जिसका ढाल कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा देखिए, ढाल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और हमें से यही तो पूछा है, क्या पूछा है बाबू, क्या पूछा है, पूछा है R1 R2 R3 के बीच, मतलब प्रतिरोध के बीच ही संबंध को दर्शाना है। तो देखिए इसका ढाल क्या हो रहा है, हाँ सही बैठो, हाँ एकदम सही है। चलिए देखिए इसका जो ढाल कम है, अब ढाल कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो R2 बाद में प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका ढाल और ज्यादा है, इसका ढाल और ज्यादा है तो प्रतिरोध कमेगा ना जी। देखिए हम सब तीनों को लिखिए R2 R1 R3, ये लिख लीजिए, R2 R1 R3 लिख लीजिए। देखिए ढाल सबसे कम किसका, 2 का, तो 2 का सबसे कम है तो इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। और R1 का जो है ढाल ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और R3 का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, काहे कि ढाल ज्यादा प्रतिरोध कम, उल्टा हो गया क्या, ढाल ज्यादा प्रतिरोध कम, ढाल ज्यादा प्रतिरोध कम, ए होगा, ए ढाल R1 R2 R3, ए होगा सही इमेज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर R1 ज्यादा है ना, R3 ज्यादा है ना, ए हो नहीं ज्यादा है। अरे सबसे ज्यादा R2 का ना स्लोप है, स्लोप कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। R2 का स्लोप कम ना है, देखिए ना कम है तो प्रतिरोध ज्यादा ना होगा, तो ई वाला आंसर हो सकता है, ई वाला आंसर हो सकता था। ई वाला बोला है कि ना ई ज्यादा है तो ई कट गया, ई दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यही आंसर होगा। कितना अच्छा कंसेप्ट था, सब जबरदस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट आपको काम आने वाला है। हाँ ये कंसेप्ट आप मैट्रिक में 11th-12th में नहीं पढ़े होंगे, अब पता नहीं कहीं टीचर सब पढ़ा दिया होगा, हाईटेक टीचर सब है, लेकिन नहीं पढ़ना था इसको, अब जानना था। ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। दिए गए परिपथ में 42 आए 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। हम आपको इमेज से सवाल को बना देते हैं। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। अच्छा इस विभव पात का मतलब समझते हैं, विभव पात का मतलब होगा धारा, विभव पात का मतलब क्या निकालना है, धारा, धारा मतलब आई, धारा मतलब आई। आप लोग जानते हो कि ये तो सीरीज में है, और सीरीज में कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो 6 4 कितना, R1 + R2, यानी कि 6 4 10 नहीं। और जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, V/R, और V तो देले है, V तो 5 वोल्ट देले है ना, तो 5 और R कितना 10, काट लेंगे तो 0.5, 10 × 5 = 50, 0.5। ऑप्शन नंबर कहाँ, यहाँ, ऑप्शन नंबर कहाँ, यहाँ। चलिए ये ठीक है। अब कुछ बातें एक्स्ट्रा जो हम आपको बता देते हैं, ये तो सवाल का जवाब हो गया, एक्स्ट्रा बातें हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए 2 प्रकार के समूहन होते हैं। समूहन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोध के हिसाब से, ध्यान रखिएगा प्रतिरोध में, ये हो याद रखिएगा ना तो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रतिरोधों में समूहन,
इसमें 2 प्रकार का समूहन होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है कि इसमें R1, R2, R3 ऐसे जुड़ते चला जाता है। समांतर क्रम समूहन क्या होता है, इसमें R1, R2, R3 और ऐसी क्या होता है, जुड़ते चला जाता है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये? N तक चला जाएगा। ये कहाँ तक चला जाएगा? N तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम इसका समूहन में, इसका नेट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस R का नेट रेजिस्टेंस होता है, ये अधिकतम से अधिकतम प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। अधिकतम से अधिकतम प्रतिरोध से ज्यादा होता है, प्रतिरोध से ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा लिखिएगा, इसमें धारा समान, धारा समान और विभव असमान होता है। चलिए, श्रेणी क्रम समूहन के बारे में इतना बातें जाने। आइए समांतर क्रम समूहन में, इसमें क्या होता है, इसका नेट रेजिस्टेंस न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम होता है। इसमें विभव समान, धारा असमान। समांतर क्रम समूहन में घरों का वायरिंग होता है, और श्रेणी क्रम समूहन में फ्यूज जोड़ा रहता है। उसके बाद आपको बताते हैं विद्युत घंटी जुटा रहता है। उसके बाद ये लाइव वायर, लाइव वायर, ये सब श्रेणी क्रम समूहन में जुटा हुआ रहता है। और श्रेणी क्रम समूहन में आमीटर भी जुटा हुआ रहता है। और समांतर क्रम समूहन में वोल्ट मीटर जुटा हुआ रहता है। देख रहा है ना पोस्टमार्टम कैसे हो रहा है? देख रहा है ना पोस्टमार्टम कैसे हो रहा है? साइंस का तो धजिया उड़ा देंगे। कहे ना कि अभी तो पहला डे 2 है, डे 2 में लेवल यहाँ है, तो सोच लो 3-4 सेट के बाद यही सवाल आएगा, तो उसका लेवल कहाँ लेके जाएंगे हम? समझे? देखो, बोलना नहीं चाहते हम, हमें आदत है, हम बहुत कम बोलते हैं, न के बराबर बोलते हैं। अगर आपके पास कुछ है ना, बोलो मत, करो, दिखाओ। खामोशी में बहुत ताकत होता है भाई, ठीक ना? जब तक जरूरत ना पड़े अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करो, और जहां पड़े तहां मसल के रख दो, इतना शक्तिवान बन के रहो। समझे? ये बहुत बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है मेरे साथी, उसके लिए प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है। एक वाक्य हमको याद आ रहा है कि एक बार एक पिता अपने बच्चे से कहता है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, मन लगा के पढ़ो, हम तुम्हारे पढ़ाई पे इतना खर्च करते हैं, इतना पैसे देते हैं, हर वह संसाधन, हर वह सुख देते हैं, तुमसे छोटा बहुत काम भी नहीं लेते हैं, फिर तुम जो है दिन भर मोबाइल में घुसे हुए रहते हो, फ्री फायर खेलते हो, टिकटॉक देखते हो, रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स बनाते हो, इससे तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो फिर बच्चा उसका क्या बोलता है कि पिताजी हमको इसमें बड़ा मन लगता है, बहुत मजा आता है ये सब करने में। दूसरा दिन उसका पिताजी जो है घर पे रह जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं।
बच्चा देखता है कि पिताजी घर पे रह गए, ऑफिस क्यों नहीं गए। पापा से जाके पूछता है, पापा आज ऑफिस नहीं जाइएगा क्या। पापा बोलते हैं कि बेटा आज जाने का मन नहीं कर रहा है। बच्चा को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जाने का मन नहीं कर रहा है, कल से जाएंगे। फिर कल पापा नहीं जाते हैं। फिर बच्चा देखता कहता पापा आज ऑफिस नहीं गए, क्या बात है, तबीयत ठीक है कि नहीं। पापा बोलते हैं बिल्कुल ठीक है बेटा। फिर आज नहीं मन किया, नहीं गए। फिर तीसरा दिन वही, चौथा दिन वही, पांचवा दिन वही। छठा दिन जब बच्चा जो है आता, पिताजी को कहता है कि पापा आप ऑफिस नहीं जाइएगा तो फिर मेरे स्कूल का फी कैसे निकलेगा, कोचिंग का फी कैसे देंगे हम, इस मोबाइलिया में नेटवर्क कैसे लगेगा। पापा कहते कि देखो जितना मजा तुमको फ्री फायर खेलने में आता है ना, रेस देखने में आता है ना, तो तुम्हारा तो एज भी नहीं है ये सब करने का, तुम कर रहे हो। हम तो थक गए हैं, मेरा एज जो है 45 प्लस हो गया है, मुझे थोड़ा सा भी तो आराम चाहिए, करने दो ना कुछ दिन। 1 महीना के लिए तुम अपना स्कूल फी, कोचिंग फी, मोबाइल फी, अपने दोस्तों के साथ जो खर्चा करते हो उसका फी निकाल के दिखाओ ना। बच्चा कहता है क्या पिताजी मेरा, आप तो डायरेक्टर जो है अग्रणीय परीक्षा ले रहे हैं। हम आपका तर्क समझ गए, कल से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते। तो जिम्मेवारी जब सौंपिएगा ना तो कुछ भी संभव है। माउंटेन द मांझी मैन जो था, आप देखे होंगे उनका जीवनी, वो शुरुआत में बहुत आशिक थे, अपनी फगुनिया के चक्कर में लगे हुए थे। नहीं, तकिया तकिया खेल रहे थे, देखे होंगे आप लोग फिल्म में, तकिया तकिया खेल रहे थे। कहते तकिया तकिया खेलने से हमारा पेट फूल जाता है, और रात नहीं खेलेंगे। देखे होंगे फिल्म में है, हम अपने मन से कुछ बोल नहीं रहे, ठीक ना। लेकिन जब वही फगुनिया एक पहाड़ चढ़ के खाना देने आती है और उस क्रम में उसका मौत हो जाता है गिर के, फिर उस आशिक के अंदर वह खून के अंदर वह आशिकी पाना दौड़ता है, और वह आशिकी पाना यहां तक दौड़ता है कि वह पहाड़ तोड़ते हैं और उस गया का धरती के गहलोत में एक रास्ता बना देते हैं जो शहर से कनेक्ट कर सके। तो मोहब्बत होनी चाहिए किसी भी चीज में बेहतरीन तरीका से। जरूरत नहीं है कि प्यार करने के बाद ही रिकॉर्ड टूटे, कभी कभी प्यार टूटने के बाद भी रिकॉर्ड टूटता है। मोहब्बत की निशानी 2 चीजें है, एक ताजमहल भी है और एक पहाड़ भी है, जो माउंटेन द मांझी मैन तोड़े थे। लेकिन हम अगर हमारा ओपिनियन हो तो हम कहेंगे ये मोहब्बत सबसे बेहतरीन था कि उसने पहाड़ तोड़ा। मोहब्बत में वो ताजमहल बनाए और एक पहाड़ तोड़े। अगर तुझे भी मोहब्बत है अपने परिवार से, अपने किताब से, तो कम से कम वर्दी तो चढ़ाओ अपने शरीर पे, कम से कम एक ज्वाइनिंग लेटर तो अपने परिवार के लिए हासिल करो। तब तुम्हारे परिवार कहेगा कि हाँ ये प्यार हुआ। बूंद बूंद का खर्चा उनको निकाल के दो। रास्ते में जब उनके साथ चलो तो कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट ना मिले जिसमें उनको बैठने का दिल करे और तुम्हारे औकात ना हो कि हम अपने बाप को बैठा सके, हम अपने माँ को बैठा सकते हैं, हम अपने परिवार को बैठा सके। बस इतनी मेहनत करो, इतनी जरूरी है मेहनत, और हर दिन करो, तब मानेंगे हम, समझे। आजकल के लड़का जो है जाती है अभी बकलोलिया साहब पगल चट्टी के चक्कर में पड़ जाता है, रील्स देखेगा। हाँ, तो समय बर्बाद मत करो मेरे भाई। समय एक ऐसा चीज है जिसमें रिवर्स गियर नहीं है, ना तो रुकता है ना पीछे गियर है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। और उसे घमंड है कि हमें कोई मोड़ नहीं सकता है। तुझे घमंड होनी चाहिए कि एक दिन तुम हमारा गुलाम रहोगे। तुम ऐसा कुछ बनो कि तुम्हारा कार्यक्रम 1 साल पहले का कार्यक्रम आज तय हो जाए कि 1 साल बाद इस डेट में ये इंसान क्या करेगा। 1 साल पहले का कार्यक्रम तुम्हारा तय होना चाहिए। ऐसा कुछ बन जाओ, और उसके लिए आपको समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा, समझे। चलिए डिस्कशन नंबर देखते हैं आगे। और जान हमर कहाँ है सवाल। चलिए सवाल जो है यहाँ है। अब थोड़ा सा तेजी पे आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है। चलिए सवाल है,
जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो है सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में पहली बात तक एसिटिक अम्ल नहीं बनेगा, क्या कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3OH होता है, इसमें क्लोरीन कहीं नहीं दिख रहा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, लेकिन यहाँ बोला सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH के होल ट्वाइज होता है, और क्लोरीनीकरण मतलब कि Cl इसमें डालेंगे तो CaCl2 प्लस H2O बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, जिसको कली चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। इस सवाल में इतना डिस्कशन सफिशिएंट है, इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। हर सवाल पे आप गहराई डिस्कशन खोजते हैं, आप बताओ समय रहता है क्या। चलिए इस सवाल को देखिए, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है, बिल्कुल गलत। ये प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष का है। ये बोला है कि सोडियम कार्बोनेट, अरे दादा रे दादा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये तो वाशिंग सोडा है रे दादा, ये तो वाशिंग सोडा है बाबू, ये तो वॉशिंग सोडा है, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं। सर्फ एक्सल, घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना, तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। चलिए इसमें जो होता है 10H2O होता है, 10H2। एक बार पूछ लिया था कि पानी की कितना मात्रा होता है, तो 10, ठीक है। अच्छा NaHCO3 ये होता है बेकिंग पाउडर, यही होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, इसको ना हम लोग अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं। कथी में उपयोग करते हैं, अग्निशामक में। तो ये तो गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं, बोल रहा है ना 10 अणुओं, यहाँ देखिए लिखे हम। धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पूरा क्रिस्टलन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 1 गलत है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतना बातें अगर जानकारी था तो ये तो आराम से निकल जाता सवाल, ये कोई बड़ी चीज थोड़े था, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं था, समझे। चलिए इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। गैसीय विनिमय में सहायक होता है रंध्र, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा जो होता है गैसीय विनिमय में सहायक होता है। चलिए केंद्रक के बारे में बता दे। केंद्रक जो है इसका खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो होता है डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कोशिका का मशीन कहते हैं इसको, कोशिका का CPU कह दीजिए इसको, कोशिका का मस्तिष्क कह दीजिए। कोशिका का मस्तिष्क भी केंद्रक को ही कहा जाता है, ठीक है। एस्टोमाटा के द्वारा पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं, गैसीय विनिमय करता है, O2 CO2 निकलता है, जाता है। आगे बढ़े, अगला सवाल लीजिए 10। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग का 2 नियम है, फ्लेमिंग का 2 नियम है। एक तो है बाएं हाथ का नियम, एक है दायां हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के नियम में याद रखिएगा FBI। F मतलब हो गया आपको फोर्स, B मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब हो गया करंट। नहीं तो ये जो है इसका अंगूठा दिखाता है, ये कौन सा दिखाता है, अंगूठा। ये होता है तर्जनी,
और ये होता है मध्यमा। बस बस बस, ये टेक्निक है इसको पकड़ने का। ज्यादा ऐसे से कीजिएगा ना, ऐसे ऐसे ये सब, तो एक भोर उर पर आ जाइएगा, लेकिन इसको कभी नहीं पड़ेगा। FBI, SBI का भाई FBI, ठीक है। और इसमें आइएगा तो लिखिएगा माई फर्स्ट कॉलेज, माई फर्स्ट कॉलेज। एम से हो जाएगा मोशन, फर्स्ट मतलब हो जाएगा क्या, वो है मैग्नेटिक फील्ड, और कॉलेज मतलब होगा करंट। तो ये भी वही हाल है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। चलिए अब देखिए, बोला अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और क्रमशः। तो अंगूठा किसको दिखाता है, कौन हाथ है, बाएं हाथ। तो बाएं हाथ मतलब इन्ने वाला काम करेंगे, इन्ने वाला को नहीं देखेंगे। अंगूठा, तो अंगूठा दिखाता है, अंगूठा अंगूठा दिखाता है फोर्स को। तो फोर्स 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 सीता है, एक के जगह तो है ये है, हाँ एक के जगह तो था ही, तुरंत निकाल दी। नहीं, हम बोले थे ना उतना पढ़ा देंगे जिससे सवाल नहीं फंसेगा। ग्रुप डी में, LP में, रेलवे के किसी भी विभाग में नहीं फंसेगा। इतना आता है हमें, ज्यादा नहीं आता, उतना आता है। चलिए, और साइंस तो इतना जरूर पढ़ा देंगे कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं फंसेगा। साइंस उतना आता है हमको। हाँ, ज्ञानी नहीं है भाई, आप लोगों के सामने है, आप ही लोगों के बीच का है, आप लोग जानते भी हमको। किडनी में मूत्र के निर्माण में शामिल की गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है। अरे मूत्र का जब निर्माण करते हैं किडनी में, तो पहले किडनी के बारे में जानो, ये चोटवा के बारे में जानो पहले। किडनी क्या है, तो किडनी में 3 काम होता है, 3 काम होता है। पहले बात हो कि किडनी मनुष्य में कई गो होता है, तो किडनी मनुष्य में होता है 2 गो। रंग कैसन होता है, पिंक। क्या करता है, तो करता क्या है, ब्लड का, ब्लड का और यूरिन का फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये क्या करता है, आ, 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 इतना तो बता दिए। किडनी 2 गो होता है, पिंक होता है, कैसा आकार होता है, सेम के बीच का आकार होता है, सेम के बीच के आकार का, सेम के बीच का आकार होता है। और क्या इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या करता है, ये क्या क्या करता है। तो पहले क्या करता है, ये आपको हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी हमको तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इंग्लिश के बारे में जानकारी है, इंग्लिश हम आपको लिख दे देंगे। फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्बेशन और एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन क्या लिखेंगे यहाँ, कौन सा यूज होगा, एब्जॉर्प्शन, और एक बच गया क्या, सेक्रेशन, SECREATION, सेक्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन मतलब पहले क्या करेगा, छानेगा, उसके बाद अवशोषण करेगा, उसके बाद निष्कासन करेगा। तो देखिए तो कहीं है क्या, फिल्ट्रेशन मतलब अवशोषण है, ये सही लग रहा है। फिल्ट्रेशन, क्रियान्वयक, पुनः अवशोषण, निष्कासन, ये सही है, ये इसका काम है, किडनी का काम है। किडनी में एक चीज होता है मूत्र, अब मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण जो होता है पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला। अब मूत्र का गंध, इसमें गंध होता है, और गंध होता है अमोनिया के कारण, ठीक बा, बढ़े के। चलिए, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जबकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ो की है, हिंदी है यहाँ निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इंग्लिश देख लेते हैं गूगल गूगल करके, ठीक है। इसको मिटाए, आंसर मिल गया ना आप लोगों को। टाइम ज्यादा हो रहा है क्या आयुष, बाप रे, अभी ये हो गए। चलो, लेकिन डिस्कशन दर्दनाक है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक
परिपक्वता से संबंधित है। स्तन में वृद्धि, लड़कियों के स्तन में वृद्धि होता है और उसके पीछे का कुछ हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। लड़कियों, ये महिला स्त्री हार्मोन है। उसके बाद आपको बता दें हम, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन। एक और है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सब हार्मोन है स्त्री में, स्तन में वृद्धि कर देता है, वो कांख में केस आ जाता है, फिर आपको बता देते हैं आवाज पतला हो जाता है, चेहरा सुंदर दिखने लगता है जब उसका जो है युवा अवस्था आता है तब। यही तो पूछा था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा ई कोलाई कोलीफॉर्म। साल्मोनेला टाइफी के वजह से टाइफाइड होता है। ये आपको जो है बिहार एसएससी के लिए सफिशिएंट है, ऐड करना तो नहीं थंबनेल में, बिहार एसएससी भी सफिशिएंट है। ये आपको जो है कलरा जो है आपको कहाँ, चेचक, चेचक में सफिशिएंट है, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी में सफिशिएंट है। और ई कोलाई कोलीफॉर्म जो है ये किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये सूचक है, ठीक ना। जहां ई कोलीफॉर्म नहीं होगा वह जल बहुत ही साफ होगा। बढ़ जाएंगे। चलिए 14, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? आर्मेचर के भाग, आर्मेचर के भाग तो तीनों हैं, तीनों नहीं है क्या? चुंबक नहीं, चुंबक नहीं है, चुंबक नहीं है। मृदु लोहा और कुंडली, ये दोनों है। 1 2 1 2 1 2 आंसर सही है। विद्युत मोटर जो है ये आपको विद्युत मोटर, ये आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है MI म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। इसमें 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 6 पार्ट। 6 पार्ट में हम आपको कुछ बातें बता देते हैं, जैसे ब्रश होता है, आर्मेचर होता है इसका, और जो है आर्मेचर होता है, मृदु लोहा होता है, कुंडली होता है, मृदु लोहा होता है, और भी 2 होता है। आप लोग एक बार मोटर को देख लीजिएगा तब को निकल जाएगा। चलिए इतना बात है हम आपको बता दिए। अब मोटर जो है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, नहीं विद्युत ऊर्जा से, बाप रे बाप बहुत बड़ा ब्लंडर गलती हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस पे बोर्ड पे मार्कर बहुत अच्छा चलता है। विद्युत ऊर्जा से कहाँ बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 14 के बाद आते हैं 15 पे। 15 क्या है सवाल? मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण क्रिया के समान होती है? तो ये होती है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विघटित किया जाना। इसका एक आंसर है, ये प्रैक्टिस में रखिएगा क्योंकि इसमें पित्त जो है यकृत से निकलता है, ये आप लोगों को पता है। इसका पीएच मान जो है खाने के बाद, खाने के पहले 7.1 होता है। खाने के पहले कितना होता है पिच का पीएच मान? इसका पीएच मान खाने के पहले होता है 7.1, और खाने के बाद कितना होता है? खाने के बाद, खाने के बाद होता है 6.1। और ये जो पीएच मान होता है
7.1 होता है, इसका मतलब कि क्षारीय होता है, तो ये क्षारीय होता है। ये कहाँ स्टोर रहता है? तो पित्त जो है इसका गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय हिंदी में बोलते हैं। ये पित्ताशय में जमा रहता है। आगे बढ़े। निम्नांकित चित्र में आपतित वितरण और निर्गत विकिरण। आपतित विकिरण देखिए ना गौर से, आपतित मतलब ए बी और निर्गत मतलब सी डी, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी मार दीजिए आंसर। आपतित आ रहा है, निर्गत जा रहा है, बातें खत्म है। ये तो कोई इस सवाल में सवाल है, मजाक करने आ जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अगर बताए, लेकिन समय तो इतना ना हो गया कि क्या बताए हम। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? इसमें किसमें होगा? आप देखिएगा नियोन के तो 2 और नियोन ना है तो 2 और 8 है 2 10, 7 2 9 7। सल्फर में 2 और 8 2 10, 10 और 6 16। फास्फोरस में 2 8 2 10, 10 4 14। आर्गन में 2 8 और 8। तो किसमें ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को? किसके आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होती है बताइए आप लोग। हाँ, इसको ऐसे मत कीजिए। अच्छा, निम्न किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो इस सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। S8 यानी कि इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, सल्फर में ज्यादा होगा। क्या कि फर्स्ट आर्गन तो होता है Ar2, फास्फोरस P4 तक होता है, नियोन तो सिंगल पर्सन होता है। तो ये S होता है, ये बहु परमाणुक होता है, बहु परमाणविक। ये परमाणु पूछा था ना, परमाणविक, हम गलत चीज निकालने चले गए थे। परमाणविक बहु परमाणुक होता है। इसका उपयोग करते हैं कहाँ? बाल को या रबर को कठोर करने में, बाल या रबर को कठोर करने में। किन कारणों ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अक्सर किया? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। तत्वों के बिल्कुल सही है, पूछ रहा है सवाल। देखिए सवाल देखिए क्या बोला है। किन कारणों से वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अक्सर किया? तो उसके पीछे का वजह है तत्वों का संश्लेषण की विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण, यानी कि तीनों सही है। ये सब के वजह से ही तत्व खोजने का दिल किया कि हम खोजते हैं। सवाल नंबर 18 हो गया। 19, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या r के पदों में क्या होती है? तो आप लोग जानते हो कि F बराबर r/2 यानी r/2 होता है। क्या होता है? r/2। ये बहुत शुरुआत में बता दिए थे इसका। एक वस्तु अभिसारी, अच्छा ऐसा सवाल को देखिए, आवर्धन निकालना है आपको। क्या निकालना है? आवर्धन। आवर्धन अगर लेंस है कि दर्पण है? अगर लेंस है तो m बराबर में होता है v/u, लेंस में होता है m बराबर में v/u। अब खोजिए कि v कितना है। बोला है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस। अच्छा अभिसारी लेंस मतलब समझते हैं? देखिए अभिसारी लेंस मतलब नहीं समझते तो समझ लीजिए। अभिसारी दर्पण पहले समझिए, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण और अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण कौन है, अभिसारी लेंस कौन है? अभिसारी दर्पण है अवतल दर्पण, और अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस। और ये अपसारी, अपसारी दर्पण पूछेगा ना तो बोलेगा उत्तल, और यही पूछेगा अभिसारी दर्पण लेंस, लेंस तो बोलिएगा अवतल। ठीक है, तो यहां पूछा है अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल, और उत्तल में
देखिए यू हमेशा माइनस में होता है, यू हमेशा माइनस में होता है, तो 25 सेंटीमीटर। और लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भी अब भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर रख लीजिए। भी का वैल्यू कितना 30, यू का वैल्यू कितना -25, काटिएगा 5 छक्का 30, 50 25, माइनस उठ के ऊपर चल जाएगा, -5/6। आंसर का है -5/6। यहाँ ये थोड़ा सा बीच में लगा लीजिएगा, -5/6, ये आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, -5/6, -5/6। 20 नंबर सवाल हो गया। चलिए आज 20 तक रखते हैं, कल जो है फिर सेट नंबर 3 लेकर आएंगे और टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको जाने का इजाजत। और डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, हर डिस्कशन में आप बैठिए और हम बताते हैं ना कि सवाल 1 से 5 तक का डिस्कशन एकदम ताबड़तोड़ होगा, उसके बाद थोड़ा 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 स्लो करते जाएंगे और अंत तक स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 को जो है सवाल का जो डिस्कशन है एकदम लालन टफ होगा, उसी में आधा घंटा लग जाएगा। तो मिलता है फिर अगले डिस्कशन में, अगले सेट में, सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, धन्यवाद।